गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, शब्द विचार। शब्द कहते किसे हैं? शब्दों के बारे में विस्तार से जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शब्द कहते किसे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि शब्दों की परिभाषा, शब्द की परिभाषा क्या है वो जाननी हमें ज़्यादा ज़रूरी है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी अपनी भाषा की स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई है। इसकी शब्द की जो परिभाषा है, जिसे हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में, वो ये है कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी अपनी भाषा की स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई है। स्वतंत्र और सार्थक इकाई है कहने का क्या तात्पर्य है कि वर्णों के मेल से जो भी शब्द बनता है, जैसे हम बोलते हैं कमल, या हम बोलेंगे, यहाँ उदाहरण दिया है कमल और कलम, दोनों ही सार्थक शब्द हैं, यानी कि वर्णों के मेल से क प्लस म प्लस ल, क प्लस ल प्लस म, कलम। जो ये कलम बना है वो एक सार्थक शब्द है, यानी कि इसकी अपनी स्वतंत्रता है। यदि ये अकेला भी बोला जाएगा तो इसका कोई ना कोई अर्थ हमें मिलेगा, अर्थात कि ऐसा शब्द जिससे हमें किसी अर्थ को ग्रहण करने में, किसी भी अर्थ को ग्रहण करने में आसानी हो, या हम उसको आराम से समझ सके, वही शब्द कहलाता है। जो चिन्ह होते हैं, वर्ण चिन्ह, कई हम देखते हैं कि हमारी वर्णमाला में हमने देखा कि वर्णों की पहचान हमने पहले कर रखी है। इस पाठ में उन्हीं वर्णों से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर शब्द की दो विशेषताओं का पता चलता है। कौन सी परिभाषा? कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं और यह स्वतंत्र और सार्थक इकाई है भाषा की। स्वतंत्रता और सार्थकता, यानी कि शब्द जो अगर बन गया वर्णों के मेल से, जैसे क प्लस ल प्लस म, कलम बना, तो इसकी अपनी स्वतंत्रता है और एक सार्थकता भी है कि यदि आप किसी के सामने इसका जिक्र करते हो या इस शब्द को आप बोलते हो तो सामने वाला आपकी भाषा से ये स्पष्ट समझ जाएगा कि आप कलम की बात कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि आपने शब्द तो बना दिया, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। आपने कलम लिखा, कलम, कलम लिखा, तो इस कलम को यदि मैं बोलती हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि कलम का मीनिंग पेन होता है, हम कलम के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ राधा, राधा लिखा तो भी हम समझ सकते हैं कि राधा किसी स्त्रीलिंग यानी कि किसी स्त्री का नाम है। तो ऐसे जो शब्द जिनके बारे में मैं बात करती हूँ तो आपको स्पष्ट और सार्थक आपको अर्थ दे रहे हैं, तो वो शब्द हमें स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, इसीलिए यह शब्द कहलाते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम शब्दों को विस्तार से जानें, उससे पहले हम देखेंगे कि शब्द होते कितने प्रकार के हैं। आज हम पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार में आप देखेंगे कि शब्द, एक तो सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? शब्दों में भी हम देखेंगे कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? अर्थवान, जिनके अंदर कोई ना कोई अर्थ हो, यानी कि जिनको बोलने से हमें किसी अर्थ की प्राप्ति हो, वो सारे शब्द अर्थवान अर्थात कि सार्थक शब्द कहलाएंगे। निरर्थक शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निरर्थक यानी कि जो किसी भी प्रयोग का नहीं है, बिना अर्थ का। निरर्थक अर्थात कि बिना अर्थ का, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक शब्द कहलाएगा। देखिए, अर्थवान यानी कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? अर्थवान शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। आप इसमें समझिए कि अर्थवान अर्थात कि जिसने कुछ अर्थ ले रखा हो, यानी कि जो अपने आप में सार्थक है, जो अपने आप में किसी अर्थ को ग्रहण किए हुए है, अर्थात जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, कलम है, राधा है, मेज है, कुर्सी है, इत्यादि। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? बिना अर्थ वाले शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। बिना अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे मकल, मैंने एक तो यहाँ लिखा कलम, एक मैं यहाँ लिख दूं म ल क। इस कलम का तो आपको मैं जैसे ही बोलूंगी कि कलम, आप समझेंगे कि मैम पेन की बात कर रही है। मैं यहाँ लिखती हूँ चौक, तो आप मैं आपको बोलती हूँ कि मैं चौक से लिख रही हूँ, यानी कि मैं चौक का यदि नाम लेती हूँ तो आप समझेंगे
कि मैम चौक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपको मलक बोलूं तो आप इस शब्द को नहीं समझ पाएंगे, अर्थात कि ये शब्द अपने आप में किसी भी अर्थ को ग्रहण किए हुए नहीं है, अर्थात कि जो शब्द बिना अर्थ के हो वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से शब्दों के भी अलग अलग आधार अध्ययन जब हम पढ़ते हैं उसके लिए हमें शब्दों को फिर से अलग अलग आधार पर वर्गीकृत यानी कि बांटा गया है, शब्द को अलग अलग तरह से बांटा गया है। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, लेकिन सबसे पहले उसमें आप ये देखेंगे कि कौन कौन से आधार पर बांटा गया है शब्द को। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे जो किसी न किसी अर्थ को ग्रहण किए हुए होते हैं, निरर्थक शब्द वे जो बिना अर्थ के होते हैं यानी कि निरर्थक होते हैं, जिनको यदि सामने वाला बोलता है और हम उसको सोचने समझने में सक्षम न हो, वो शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। फिर आता है शब्द उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर, यानी कि शब्द आया कहाँ से है, उत्पत्ति कहाँ से हुई यानी कि शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है, स्रोत यानी कि उसका आने का साधन कौन सा है, उद्गम यानी शुरुआत कहाँ से हुई है। दूसरा हम कह सकते हैं रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर। इतने प्रकार से यानी कि 4 प्रकार से 1 2 3 और 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इनमें आप देखेंगे कि देशज और विदेशी दो चीजें तो आप अच्छे से इन नाम से पहचान पा रहे हैं कि नाम से ही आपको पता चलता है। देशज यानी जो देश के, जो अपने देश के शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी यानी जी की जो बाहर से आए हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। संकर शब्द और तद्भव और तत्सम शब्द। आज हम बात करते हैं सबसे पहले उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर। गंगा उदाहरण देखिए, गंगा एक पवित्र, निर्मल और पावन नदी है। इसका उद्गम स्थल गंगा सबसे पहले कहाँ से निकली, गंगोत्री। हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ से निकली, गंगोत्री से, अर्थात वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है। शब्दों के उद्गम अथवा स्रोत से अभिप्राय शब्दों के उस मूल से है जिससे वे शब्द हिंदी में आए। मैंने आपको पहले ही बताया कि वे शब्द जो हिंदी में आए हैं लेकिन उनका मूल स्रोत क्या है, अर्थात कि उद्गम, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनका आने का स्रोत क्या है। हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप से संस्कृत से, कुछ विदेशी भाषाओं से, तो कुछ ग्रामीण परिवेश से आए। कुछ शब्दों का उद्भव हिंदी में स्वीकार किए जाने के बाद हुआ। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, देशज, विदेशी और संकर शब्द होते हैं। अब आप देखेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हों। तत्सम शब्द कौन से कहलाते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से यानी कि संस्कृत की जो भाषा थी उसे सीधा का सीधा हमारे पास आ गए हैं, वो सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से सीधा का सीधा आ जाना ही उनका तत्सम शब्द कहलाते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आज तत्सम शब्द की। तत्सम, तत्सम किसे कहा जाता है। देखिए, संस्कृत से जो के त्यों आ गए, जैसे हस्त, कर्ण इत्यादि। हस्त का मीनिंग हम समझ सकते हैं कि हस्त का मीनिंग होता है हाथ, लेकिन संस्कृत में हाथ को हम हस्त के रूप में ही प्रयोग करते हैं, हस्त। दूसरा हम कह सकते हैं कर्ण यानी कान। हिंदी में हम बात करते हैं कई बार उनको हम कान कहते हैं, लेकिन जो संस्कृत से सीधे के सीधे आ गए हस्त, हम हिंदी में भी हस्त लिखते हैं, कर्ण इत्यादि शब्द बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, अर्थात कि संस्कृत में भी हस्त को हस्ती कहा जाता है और हिंदी में भी हस्त को हस्त का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्ण। ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से सीधा का सीधा ही हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं, इसीलिए इन्हें तत्सम
शब्द कहा गया है। यदि आपसे कोई पूछता है कि तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, तो आप सीधा सा कहेंगे कि वे शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, अर्थात बिना किसी परिवर्तन के आ गए, वे शब्द संस्कृत शब्द कहलाते हैं। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।